Friends, I welcome you all on India's largest learning platform अनअकैडमी। अनअकैडमी के मंच पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। अनअकैडमी के मंच पे मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल ऑन लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स अनअकैडमी चैनल। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक परसू किया। उसके बाद 2013 में गेट क्वालिफाई किया, वहां पे ऑल इंडिया 6th रैंक आया था। उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए परचेज ऑफिसर अपनी सेवाएं दी और 17 और 16 दो बार आपका सिविल सर्विसेज का मेंस जो है वो क्वालिफाई किया। जो मेरा इंटरव्यू का अनुभव रहा सिविल सर्विस में, वो आपसे इस मंच के माध्यम से मैं साझा करता रहूंगा और आगे अभी तक मैंने किया भी है और आगे भी आपको जो सिविल सर्विसेज में अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, चाहे आरएस मींस के हिसाब से हो, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन पे बेस्ड है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। टैली के साथ छोटा सा अनुभव है। 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आरपीएससी एग्जाम्स का रहा है, इंक्लूडिंग आरएएस वैकेंसी पे लास्ट के इयर्स में खासा फोकस किया और आने वाले दिनों में आरएएस पे अच्छा खासा फोकस करेंगे, प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। अनअकैडमी के प्लस कोर्स पर जुड़ने के मल्टीपल बेनिफिट्स है, जैसा कि हम हर क्लास में आपको बताते हैं। पहली बात, यहाँ पे क्लासेस लाइव रहती हैं, इंटरेक्टिव सेशन रहता है। क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज का, आरएएस का हो, एसीएफ का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, रीट का हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है। तीसरी बात, टेस्ट और क्विजेस की फैसिलिटी है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस को समय समय पे इवैल्यूएट करने में सहायता मिलती है। और चौथी बात, किसी भी वीडियो को मल्टीपल टाइम्स आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी देख सकते हैं। अगर लाइव क्लास अटेंड ना भी कर पाए तो लिंक अवेलेबल रहेगा, उसको बाद में देख सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस ऐप पे। जहां तक फीस की बात है, एक बहुत अहम मुद्दा होता है। राजस्थान में हमारे अधिकतर छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं। फीस को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी की पहल 2 साल 24 महीने की जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है, उसकी कॉस्ट है 8400 8,400 रुपए। उसमें मेरा कोड NAB10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी 2 साल की फी हो जाएगी 7560। उसी प्रकार 1 साल की जो 12 मंथ की फीस है वो है 7,000 रुपीज। अगेन मेरा कोड NAB10 यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी फी हो जाएगी 6300। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड से पर मंथ EMI बेसिस पर भी पे कर सकते हैं। 1 साल की EMI लगभग 550 और 2 साल की लगभग 350 के आसपास आती है। जैसा कि मैंने बताया, प्लस जो कोर्स है वहां पे इंटरेक्टिव सेशन रहता है, कैंडिडेट डाउट पूछते हैं और उनका रिप्लाई एजुकेटर वहां पे कमेंट के थ्रू करते हैं। एक तरह से आपका 2 वे कम्युनिकेशन है बिटवीन द एजुकेटर एंड द कैंडिडेट। देखिए फ्रेंड्स, एसीएफ एंड एफआरओ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका जो बैच किया था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, 4 महीने में 10 की 10 यूनिट मैंने यहाँ पे कवर पूरी करवा दी थी। आप आज भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पुराने वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा इनिशियल फोकस होगा आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जीके की टेस्ट सीरीज पर। अभी हम जो थ्योरी पढ़ी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, जीके के टॉपिक्स पढ़े, उसके आधार पर तमाम क्वेश्चंस की, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को समझेंगे, कन्वेंशनल चीजों को समझेंगे बाय रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए हम सारे के सारे टॉपिक्स जो हमने कवर्ड करे हैं और जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, उनके सारे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या बने हैं डिफरेंट एग्जाम में, उनको देखेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। और रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम सिलेबस की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मेरा कोड NAB10 यूज करने पे आपको अगेन फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, काफी कैंडिडेट डाउट पूछा मुझसे, लगातार उनके डाउट्स मेरे पास आते थे कि जो ACF एंड FRO का जो एग्जाम है, वैकेंसी है, इसमें इन्होंने यहाँ पे अपने सिलेबस में लिखा है एक पॉइंट, आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं
ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पैटर्न है प्रीवेलेंट वो रहेगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की तर्ज पर। यूपीएससी का आईएफओएस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, उस पे आधारित आपका ऑप्शनल पेपर के जो पेपर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उसी तरह के क्वेश्चंस उसमें आएंगे जैसा कि इसमें लिखा है, स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। अब सबसे बड़ा डाउट जो कि एक जेन्युइन डाउट है जो कैंडिडेट्स को खड़ा होता है वो ये है कि यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो ऑप्शनल पेपर होता है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है, लिखित परीक्षा है, मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है। यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो सिविल सर्विसेज के साथ कंबाइन है, कॉमन है, और जो प्रीलिम एग्जाम को पास करते हैं फिर वो यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस देते हैं, वहां पर आपको भी 2 ऑप्शनल पेपर चूज करने पड़ते हैं, पर वो सारे के सारे पेपर तो आपके लिखित में सब्जेक्टिव में आते हैं। अब आपका जो एसीएफ का पेपर है ये होगा ऑब्जेक्टिव। तो अब इस चीज को अपन कैसे एनालाइज करें कि एक पेपर सब्जेक्टिव इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, आपका एसीएफ का जो पेपर है वो आएगा ऑब्जेक्टिव। तो इससे ये एग्जामिनर जो या ये जो हमारा सिलेबस में जो बात लिखी है वो क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है उस पर थोड़ा एक बार गौर फरमाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन था रिगार्डिंग ऑप्शनल पेपर स्ट्रक्चर, तो उस पेपर के स्ट्रक्चर की भी आज बात करूंगा, कई क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे किस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में बने हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में खास तौर पे। यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑप्शनल पेपर सब्जेक्टिव है बट एसीएफ एफआरओ का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। देन हाउ कम स्टैंडर्ड्स विल बी इक्विवेलेंट, कैसे स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट है? इसका मतलब ये है, इक्विवेलेंस का मतलब यहां पर ये है कि आईएफओएस और एसीएफ का जो पेपर है इसमें इक्विवेलेंस है इन डेप्थ कवरेज से। जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें सिलेबस की बारीकियों से सवाल पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट मैनर में, उसी प्रकार आपका एसीएफ एग्जाम के अंदर भी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाएगा सिलेबस का। सिलेबस के हर पहलू से क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। हालांकि एसीएफ का सिलेबस आरएएस के सिलेबस से जीके की बात करें तो थोड़ा छोटा है, बट उस सिलेबस में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं पर्टिकुलर जीके के पेपर में। तो ये जो आपका ऑप्शनल पेपर है यहाँ पे इन डेप्थ कवरेज और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने की आवश्यकता है, वो ही उसका मतलब निकलता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट कई बार नहीं आते हैं, कई चीजें बिहाइंड दी जो टॉपिक है उसके पीछे कई जो है जो तथ्य या उसके पीछे कई जो फैक्ट्स जुड़े हैं उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी बात, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स जो है वो सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिविल सर्विस प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट सेम है, सेम पेपर होता है इनका। और सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम पेपर है वहां पर आप जानते हैं, आपने पेपर देखा हो यूपीएससी का, तो वहां पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह का पैटर्न चूंकि आईएफएस का जिक्र कराया और आईएफएस का प्रीलिम एग्जाम जो है वो सिविल सर्विस के प्रीलिम से इक्विवेलेंट है, तो यहां से ये बात भी कही जा सकती है कि एसीएफ एफआरओ के एग्जाम में आपके मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ उदाहरण हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में आगे देखेंगे। तीसरी बात, कई कैंडिडेट्स का डाउट है कि बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैट्स जो लोगों ने ऑप्शनल लिए हैं वो जब मुझसे बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम जो है एलन के नोट्स या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स 12th क्लास 11th क्लास के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप फॉलो कीजिए, लेकिन ये पेपर जो है सिर्फ 12th स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करने से आपके ऑप्शनल पेपर का काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास जूलॉजी में और आपका जो सिलेबस है वो 12th क्लास की जो आपकी किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे काफी ओवरलैप भी कर रहा है, काफी चीजें मिल भी रही है, तो भी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स होगा क्वेश्चन का वो थोड़ा सा उससे ऊपर ही होगा। तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो आपने सब्जेक्ट में प्रेफर की है, जो रेफर की है, उसको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सिर्फ 12th स्टैंडर्ड बुक्स या 12th पर आधारित जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की खास तौर पे या आईआईटी जेई का जो टेस्ट सीरीज है मैथ्स के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी आईने से उस एंगल से भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो पैटर्न बनते हैं आपके, वो मैंने आपको इस सिंगल स्लाइड में बताया है। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं और बनते इस आधार पे बनेंगे। तो ये कुछ बेसिक मैंने पॉइंट्स यहाँ मेंशन करे हैं। कुछ सवाल होते हैं आपके जो फैक्चुअल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन सिलेबस से डायरेक्ट उठकर आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड रहते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं।
एक क्वेश्चन आपका इस तरह का रहेगा जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 1 ओनली 2 ओनली, इस तरह के क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यहां पर आजकल आरपीएससी के आरएस एग्जाम में पूछे गए हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न ये भी होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और पैराग्राफ में क्या चीज हाईलाइटेड है उसके बारे में ऑप्शन से पूछा जाता है, तो आपको वो प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि पैराग्राफ में छुपी बात क्या है। मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग की क्वेश्चन आपके जीके में एज वेल एज ऑप्शनल में मिलेंगे आपको। इसमें आपको टॉपिक के सिलेबस की बारीकियों का पता होना चाहिए। और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी कुछ आए हैं और आपके एसीएफ में भी आ सकते हैं, ऊपर असर्शन नीचे रीजनिंग, आपको दोनों को कोरिलेट करना है। तो दीज आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस which can be asked in any objective पेपर। और आरपीएससी ने 2013 के बाद में, चाहे आरएस का एग्जाम हो चाहे किसी उसने आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी लिया है, वहां पर उसका स्टैंडर्ड 2013 से आज कंपेयर करेंगे तो आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। उसने अपना स्ट्रक्चर को, अपने पैटर्न को इंप्रूव करा है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन यूपीएससी की लाइन पर अब आरपीएससी के एग्जाम्स में, खासतौर पर आरएस के एग्जाम में देखेंगे तो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको कुछ एक जो टेस्ट सीरीज को हम जो फोकस करके चल रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज जो 15 अक्टूबर से अनअकैडमी के प्लस ऐप पे स्टार्ट करेंगे, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि सिलेबस से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से रखनी है, स्ट्रक्चर पेपर का किस तरह बन सकता है। तो देखिए आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस में आप यहाँ पे देखेंगे यूनिट 6, यहाँ पे यूनिट 6 इन्होंने क्लियरली मेंशन की है। यूनिट 6 में देखेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपी एक्ट 1986 का आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। अब जनरली हम क्या है कि जब हम सुपरफिशियली पढ़ते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, तो हम पूरा एक्ट ना पढ़कर उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस एक्ट की मेन बातें क्या है, वहां तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि जो एक्ट की बारीकियों को पूछ के बनाए गए होते हैं, यदि आपने एक्ट डिटेल में नहीं पढ़ा है तो सवालों को आप हल नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आपके इसी एक्ट से आया था। यह क्वेश्चन बताता है कि आपको पर्टिकुलर एक्ट या कोई भी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं आजकल आरपीएससी के एग्जाम्स में भी। सवाल था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, दो स्टेटमेंट दिए हैं जो हमारा 1986 का 1986 का ईपी एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस चीज के लिए एम्पावर करता है, उससे संबंधित दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट था, इट स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। Second statement, it lays down the standards for emission or discharge of environment pollutant from various sources. Now you have to choose one only, two only, both one and two, और neither one not two, चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बोलता है कि जो आपका 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें ये लिखा है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में एंश्योर करे। और दूसरी बात, प्रोसीजर और मैनर किस तरह से होने चाहिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के स्टैंडर्ड्स किस तरह लेड होने चाहिए, उसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन को यहाँ पे एंश्योर करें, उसको शामिल करें। ये है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है आपका कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट जो डिफरेंट सोर्सेज से निकलते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स के लिए आपने एमिशन नॉर्म जो है वो रखे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एमिशन नॉर्म को रख सकती है फॉर इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब आप यदि अगर हम लेमन टर्म्स में देखेंगे और हम लॉजिक लगाएंगे, हमने अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आम तौर पर स्टूडेंट्स आंसर क्या मार्क करते हैं। आम तौर पर जब मैंने सवाल पूछा कुछ पेपर्स में, तो लोगों ने यहाँ पे सी ऑप्शन को मार्क किया था और कैंडिडेट्स का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि हाँ, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो एक बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और पब्लिक पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना, प्रोसीजर और मैनर जो है उसमें इन्वायरमेंट के संबंधित पब्लिक पार्टिसिपेशन की भूमिका को आप शामिल करें, ये होना चाहिए। लॉजिक कहता है कि हाँ, पब्लिक पार्टिसिपेशन शामिल होना चाहिए।
दूसरा स्टेटमेंट भी सही लगता है लोगों को कि हाँ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके एनवायरमेंट पोल्यूटेंट के फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जो एमिशन होते हैं उनको आपको ले डाउन करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यदि हमने एक्ट डिटेल में नहीं पढ़ा है तो हम लॉजिकली बोलेंगे हाँ बोथ वन बोथ टू, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो आपका सी नहीं है। सही जवाब आपका इसका सी ऑप्शन नहीं है, सही जवाब है इसका ओनली बी, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब इसके पीछे आप देखेंगे जब अपना ओरिजिनल एक्ट देखेंगे तो वहां पे जो स्टेटमेंट वर्ड है उस स्टेटमेंट वन के अंदर आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन सब यूज किया गया है। आप जब पूरा पूरा बेयर एक्ट देखेंगे, ओरिजिनल एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं भी आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन का जिक्र मेंशन नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन का जिक्र नहीं मिलेगा जब ओरिजिनल एक्ट पढ़ेंगे आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 का। तो इस लॉजिक से कि जस्ट लेमैन टर्म्स में हम कंक्लूड करके हाँ ये होना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है, इससे कई बार आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये सवाल बताता है कि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे खास तौर पे ये मैंने बताया आपको एक्ट्स के क्वेश्चन, इसमें आपको डिटेल में गहराई से पढ़ने की जरूरत है, आपको सारे फीचर्स उसके देखने पड़ेंगे। तो इस सवाल का जवाब है बी ओनली टू, बी इज द करेक्ट आंसर। इससे क्या कंक्लूड करेंगे आप? इससे कंक्लूजन निकलता है कि गैस वर्क, तुक्केबाजी और मास्टरगिरी, गैस वर्क, तुक्केबाजी, मास्टरगिरी नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज। हमेशा आपका गैस वर्क, तुक्केबाजी, मास्टरगिरी एप्लीकेबल नहीं होती है। लॉजिक से कई बार लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, पर आंसर उसका वो नहीं होता, जैसा कि मैंने आप क्वेश्चन में दिखाया। साफ साफ पता चलता है कि इन डेप्थ कवरेज ऑफ सिलेबस इज द की टू सक्सेस। आपको सिलेबस की हर बारीकी को 4 कॉर्नर्स में 360 डिग्री वे में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप जो है सवाल कैसा भी घुमा फिरा के है उसको सॉल्व करने के उसमें सक्षम रहेंगे। अब एक और सवालों की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। यूनिट 3 का आप में देखेंगे, यूनिट 3 में एक्वेटिक इकोसिस्टम दिया हुआ है। यूनिट 3 में एक्वेटिक इकोसिस्टम मेंशन्ड है। अब नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं किसी किताब में, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर, ओशियंस, एस्चुरीज के बारे में बेसिक जानकारी आप लेते हैं। पर क्या बेसिक जानकारी से सवाल कैसा भी है वो सॉल्व हो सकता है? अब देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए ये सवाल एक फ्रेम कराया मैंने आपको बताने के लिए कि आजकल मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। यूपीएससी ने शुरुआत करी थी इसको, अब आरपीएससी ने फॉलो करा, बल्कि सभी स्टेट पीएससी में देखेंगे आपको कुछ सवाल ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड मिल जाएंगे। आरएस का पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर 2018 का, वहां पर भी आपको इस तरह के मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन दिखेंगे। तो सवाल ये था कि विद रेफरेंस टू एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्वेटिक इकोसिस्टम को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आप इन स्टेटमेंट्स पे गौर फरमाएं। देखिए पहला स्टेटमेंट, सनलाइट एंड ऑक्सीजन आर द मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। First, sunlight and oxygen are the main deciding factors of an aquatic ecosystem. Second, if temperature of water decreases, then dissolved content of oxygen also decreases. Second स्टूडेंट बोलता है आपको कि यदि टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज होता है तो डिसॉल्व कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन का, जो डिसॉल्व कंटेंट पानी में जो घुली भी आपकी ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम होगा एक्वेटिक बॉडी का, वाटर बॉडी का, तो ऑक्सीजन जो उसमें घुली हुई है उसकी मात्रा भी वहां पे कम हो जाएगी। थर्ड, टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट ऑफ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज वाइड इन नेचर। जो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट है किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की वो वाइड है, मतलब जो टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रहेगी वो ज्यादा रहेगी। ये स्टेटमेंट 3 बोलता है। अब आपको है 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3 ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। सिलेबस में एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक्स, रिवर सबके लिए एप्लीकेबल है। यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिटेल में हमने इसको स्टडी नहीं करा है, खाली ऊपर से हमने मेन बातें देख ली, तो सवाल को हम प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और मल्टीपल स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चन जो खास तौर पे आजकल पूछे जा रहे हैं उसमें आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जितनी भी एबीसीडी है वो सब आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ यहाँ पे कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। तो मोस्ट एक्वेटिक, जितने भी अपने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डोंट डील विथ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर और मॉइस्चर। हम जानते हैं पानी का टेम्परेचर, पानी जो है, जो हमारा सॉइल है और वाटर को आपने कंपेयर करेंगे तो वाटर कम
मतलब लंबे टाइम में गर्म होता है और लंबे टाइम में ठंडा होता है, जबकि सॉइल जो है वो आपकी कम टाइम में ठंडी होती है और कम टाइम में गर्म हो जाती है। सॉइल एंड वाटर की कैरेक्टरिस्टिक है बेस्ड ऑन देयर थर्मल कंडक्टिविटी। तो उस प्रिंसिपल पे देखेंगे तो जो एक्वेटिक जो बॉडी है, जो एक्वेटिक पॉन्ड है, स्ट्रीम है, उसमें आपको टेम्परेचर, उसमें जो आपको टेम्परेचर दिखेगा वो ऑलमोस्ट एक रेंज में स्थिर होगा। ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बहुत गर्म की तरफ, हॉट की तरफ है, ऐसा भी नहीं होगा टेम्परेचर बहुत ठंडे की तरफ, एक रेंज में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जनरली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर और एक्सट्रीम ऑफ मॉइस्चर वाली समस्या फेस नहीं करनी पड़ती, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ती है। लेकिन उनका जो मेन लिमिटिंग फैक्टर है, जो मेन लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से वो सर्वाइवल, उनका एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा, वो निर्भर करता है, वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। क्योंकि हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लेयर के बाद में, किसी एक्वेटिक बॉडी में एक पर्टिकुलर लेयर के बाद में सन की रेस पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इज वन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। उसके साथ में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, देखिए फिश है, जो कोई भी एक्वेटिक क्रिएचर है, वो अपने गिरस की वजह से पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, हमारी तरह जैसे हमारे हवा में एयर मौजूद है, हम उससे रेस्पायर करते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, वो पानी में घुलित जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसी को लेते हैं। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन तो उनके जो फंक्शनिंग है बॉडी की या उनका जो काम है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट तो इंश्योर करता है आपका फाइटोप्लैंक्टन के केस में फोटोसिंथेसिस। तो साफ साफ पता लगता है कि हाँ, सनलाइट और ऑक्सीजन दोनों हमारे डिसाइडिंग फैक्टर्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम के मेन। यहाँ पर आप टेम्परेचर को नहीं शामिल कर सकते, यहाँ पर आप मॉइस्चर को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर एक लिमिट में कांस्टेंट रहता है, ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा आपका कम हुआ। दूसरी बात, जो कोल्ड वाटर होता है कैन होल्ड मोर डिसॉल्व ऑक्सीजन। आप देखना जब इसको पढ़ेंगे, ये एक रिलेशन होता है टेम्परेचर और आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बीच में कोरिलेशन। तो ये इस तरह से कोरिलेट होता है कि आपका जब टेम्परेचर होता है कम, जब टेम्परेचर कम कोल्ड वाटर, तो उस समय आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा ज्यादा, जब होगा टेम्परेचर ज्यादा तो आपकी डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी कम। बेसिकली आपका टेम्परेचर और यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन इनवर्स रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि कोल्ड वाटर, कोई कोल्ड वाटर बॉडी देखेंगे आप, तो वहां पे आपको डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी देन वार्म वाटर। इन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग व्हेन द टेम्परेचर इज लो, डिसॉल्व कंसेंट्रेशन इज हाई। जब विंटर में देखेंगे, अर्ली स्प्रिंग में देखेंगे, जब टेम्परेचर कम होता है तो डिसॉल्व कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का वहां पे ज्यादा दिखेगा एक्वेटिक बॉडी में। इसका मतलब यह है आपका कि जो थर्ड स्टेट, जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये हो गया हमारा गलत, क्योंकि सेकंड बोलता है कि टेम्परेचर कम होगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर कम होने से डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती है एक्वेटिक बॉडी में। थर्ड, टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की वाइड इन नेचर है। अब आप, अगर आपने कोरल रीफ पढ़ा है, यदि आपने कोरल रीफ के बारे में बेसिक भी पढ़ा है, तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोरल रीफ जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्वेटिक बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमें, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो टॉलरेंस लिमिट ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं उड़ता है। वहां तो टॉलरेंस लिमिट बल्कि आपकी कम होगी, बिकॉज दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। तो इसका मतलब आपका थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पे होगा गलत। सही जवाब है इसका वन ओनली, ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। तो इस तरह के सवाल, मल्टीपल स्टेटमेंट, जिसमें कि आपको टॉपिक की, सब्जेक्ट की गहराई तक बात पता होनी चाहिए, आपको उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, इस तरह के सवाल एग्जाम्स में बने हैं और आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सिलेबस में खाली ये पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, रिवर के बारे में बेसिक पढ़ लेना और ये सोचना कि हम तैयार हो गए हैं, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो डिफरेंट एक्सपर्ट कवर कर सकता है, जो आजकल मल्टीपल स्टेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तीसरा एक प्रकार क्वेश्चन का देखेंगे आप यहाँ पे, तो दिखेगा आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। खास तौर पे ये आपको पैटर्न आजकल नजर आएगा कुछ पर्टिकुलर हमारे क्वेश्चंस में, कि एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको और पैराग्राफ पर आधारित आपको स्टेटमेंट रहते हैं, आपको चूज करना पड़ता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो पैराग्राफ से आपको डेपिक्ट करना पड़ेगा कि क्या सही है। तो एक जस्ट मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन का। इन्वायरमेंटलिस्ट आर कंसर्न्ड अबाउट एट ए फॉरेस्ट विच इज लूजिंग इट्स हैबिटेट। एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है
जिसके बारे में जो इन्वायरमेंट के हमारे जो वैज्ञानिक है वो चिंतित हैं, क्योंकि वहां पे हैबिटेट बहुत तेजी से लॉस हो रही है। वो जो फॉरेस्ट है, इट इज डोमिनेटेड बाय सिडार एंड स्प्रूस बाय नियरली 90% ऑफ इट्स लैंड। वो फॉरेस्ट इस प्रकार का है कि उसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रीज की स्पीसीज, सिडार और स्प्रूस, वो डोमिनेट करती है अप्रोक्सीमेटली 90% उसके लैंड को, और उसको कट डाउन कर दिया गया ड्यू टू इट्स कॉमर्शियल वैल्यू। नियरली हाफ ऑफ डेड फॉरेस्ट वाज कन्वर्टेड इनटू बर्ड वॉचिंग एरिया एंड हॉलिडे रिजॉर्ट। ऐसा करने के परिणाम स्वरूप जो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का जो हाफ है, आधा हिस्सा था, या तो वो बर्ड वॉचिंग एरिया में कन्वर्ट हो चुका है या हॉलिडे रिजॉर्ट बन चुका है। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन सा डेजिग्नेशन बेस्ट है जिससे कि फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन आपके सिलेबस में है, इन्वायरमेंट में भी है, फॉरेस्ट्री के अंदर भी है। तो ये बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं। आमतौर पे हमने खाली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही पढ़ा होता है। ये सवाल मैंने लिया है आपका, जो बनाया है ये सवाल बनाया है आपका बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से। यूनिट 4 में बायोडाइवर्सिटी साफ साफ मेंशन्ड है। ये क्वेश्चंस की जो डेप्थ है वो मल्टीपल तरह से एग्जामिनर के पास स्कोप रहता है, वेरी कर सकता है, तो आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे पूछा है कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का जो आपका जो एरिया है वहां पे लगातार हैबिटेट उसकी लॉस होती आ रही है, और वो फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय सिडार एंड स्प्रूस, दो विशेष प्रकार के ट्री हैं सिडार और स्प्रूस, जो कि 90% उस लैंड को, उस एरिया को अक्वायर करते हैं, उनको कट डाउन कर दिया गया बिकॉज ऑफ इट्स कॉमर्शियल वैल्यू। उसके परिणाम स्वरूप हाफ ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वाज कन्वर्टेड इनटू बर्ड वॉचिंग एरिया एंड हॉलिडे रिजॉर्ट। अब आपको बताना है कि कौन से तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सेकंड बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट, थर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉप स्पॉट। अगर सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो हम जनरली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में ही जानकारी लेते हैं। इन दोनों टर्म्स के बारे में कई कैंडिडेट्स ने डिटेल में पढ़ा नहीं होता है, लेकिन जब आपको बायोडाइवर्सिटी आपके सिलेबस में लिखा है तो उसके सारे पहलू आपको कवर करने चाहिए। ये उसी का उदाहरण है, एग्जांपल। तो इसका सही जवाब है आपका बी, बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट। तो मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा कोल्ड स्पॉट है वहां पे, उससे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को समझ लेते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैसा कि आप जानते हैं, इसको जो हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा सेक्शन है उसमें दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तब वो एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात, वहां पे एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट स्पीसीज, वस्कुलर प्लांट की स्पीसीज एटलीस्ट 1500 स्पीसीज एज एंडेमिक होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका 70% उसकी वेजिटेशन जो है वो या तो लॉस हो चुकी हो और 30% ही शेष हो, 30% ही उसकी वेजिटेशन बची हो, 70% लॉस हो चुकी हो। इसका मतलब वो एरिया आपका थ्रेटेंड हो। ये दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं तभी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है कि एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए एज एंडेमिक, लेकिन सवाल में आपको दिया हुआ है कि 90% तो खाली 90% जो एरिया है वो तो खाली सिडार और स्प्रूस से ही डोमिनेटेड है। मतलब यहाँ पे 1500 वस्कुलर प्लांट की स्पीसी वाला तो सवाल ही नहीं आ रहा है। ये तो सवाल साफ साफ कह रहा है आपसे 90% एरिया जो लैंड है वो मात्र 2 ट्री की स्पीसी सिडार और स्प्रूस से ही डोमिनेटेड है। इसका मतलब एंडेमिज्म की बात यहाँ पे नहीं है, और जो ये बोल रहा है आपका कि इतने स्पीसीज वस्कुलर प्लांट एंडेमिक होनी चाहिए, वो हमें पैराग्राफ से उसका हिंट नहीं मिलता है। दूसरी बात, ठीक है थ्रेटेंड की बात कही है, लेकिन थ्रेटेंड के साथ में फर्स्ट कंडीशन भी मीट होनी चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी मीट नहीं हो रही है, इस वजह से इसका आंसर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो नहीं होगा। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉप स्पॉट। हॉप स्पॉट टर्म बहुत करंट में न्यूज में रही है। ये किसी स्पेशल प्लेस को कहते हैं विच इज वेरी क्रिटिकल टू द हेल्थ ऑफ ओशियन। हॉप स्पॉट जब भी शब्द आए समझना कि ओशियन की बात कर रहा है, समुद्र की बात कर रहा है, बिकॉज इट इज क्रिटिकल टू द हेल्थ ऑफ ओशियन। अर्थ का ब्लू हार्ट भी कहा जाता है हॉप स्पॉट को।
ये ओशियन का हॉट स्पॉट वो एरिया होता है जिसको आपको स्पेशल प्रोटेक्शन करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ एंड सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिटेट। उसके जो पानी की गहराई में आपको डिफरेंट वाइल्ड लाइफ और डिफरेंट अंडर वाटर हैबिटेट मिलेगा, तो उसको प्रोटेक्शन करने की खास जरूरत है। 2013 के अंदर अंडमान और निकोबार हमारे भारत में और लक्षद्वीप आइलैंड को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया आईयूसीएन और मिशन ब्लू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने। आईयूसीएन और मिशन ब्लू ने यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को 2013 में हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया। तो साफ साफ पता लग गया कि हॉट स्पॉट का संबंध तो आपका ओशियन से है और वाटर से है। अब इस सवाल में आपका कहीं भी वाटर का जिक्र नहीं है, तो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट की बात कर रहा है, तो ये भी थर्ड भी आपका यहां से रिमूव हो गया। तो अब आपके पास बचा खाली बी, बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट। तो इसका मतलब 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट, 2 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट आज के समय कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट का एरिया बन चुका है। ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट कोल्ड स्पॉट है ये वो एरिया को दर्शाता है जहां पे रिलेटिवली लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही, हमारे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि 90% एरिया तो खाली मात्र 2 ट्री स्पीसीज से ही ढका हुआ है। इसका मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उस एरिया में ज्यादा नहीं है। तो ये कंडीशन मीट हो रही है हमारी लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। दूसरी बात, थ्रेटन्ड इकोसिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल सही है, थ्रेटन्ड इकोसिस्टम है क्योंकि हाफ एरिया को आपने कन्वर्ट कर दिया हॉलिडे रिजॉर्ट में या बर्ड वॉचिंग एरिया में। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट जो है वो भले ही लो इन स्पीसीज हो, स्पीसीज रिचनेस की बात करेंगे, डाइवर्सिटी की बात करेंगे, तो भले ही वहां पे आपको डाइवर्सिटी कम नजर आएगी बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे रेयर स्पीसीज पाई जाती है और वो थ्रेटन्ड हो चुकी हैं। तो इस लॉजिक से आपका बी, बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवाल जो कि पैराग्राफ देकर आपको सवाल फ्रेम किया जाएगा और पूछेगा उस पैराग्राफ क्या आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आपको जब तक जो स्टेटमेंट में चीजें लिखी हैं उसके बारे में एक एक चीज पता नहीं होगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक सवाल बनते हैं आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो वर्ड लिखे हैं डायरेक्ट वहीं से सवाल उठ के आ जाते हैं। जैसा कि सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, विच इज द फर्स्ट प्रोसेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका प्रथम फर्स्ट प्रोसेस क्या है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी में आप बुक्स पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। इकोलॉजी सक्सेशन जो होता है उस पर कई प्रक्रियाओं से निकलता है, पहले प्राइमरी और बाद में सेकेंडरी। तो जो फर्स्ट प्रोसेस होगा आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन का वो क्या होगा, 4 नाम दिए हैं, न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सिस, एग्रीगेशन। न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सिस, एग्रीगेशन। अब इन चारों में से आपको चूज करना है द करेक्ट आंसर। अगेन क्वेश्चन डायरेक्ट है, फैक्चुअल बेस्ड है, लेकिन आपको यदि टर्म्स के मतलब नहीं पता है तो आप सवाल को ढंग से सॉल्व यहां पे नहीं कर पाएंगे। तो टर्म्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन दीज टाइप ऑफ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है आपका न्यूडेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं, न्यूडेशन का मतलब होता है जब को बेयर साइट है, जहां पे कोई भी स्पीसीज नहीं है, उसको अनहैबिटेटेड है, अनइनहैबिटेड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ने उसको मतलब अपना निवास नहीं बनाया, एक बेयर साइट है, उसमें आप डिस्टरबेंस हो जाए क्रिएट ड्यू टू टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर। यदि कोई एक बेयर एरिया है, उस बेयर एरिया के अंदर देखेंगे आपकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ना के बराबर हैं और वहां पर आप टोपोग्राफिक के क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो उस डिस्टरबेंस की वजह से कुछ कंडीशंस ऐसी पैदा होंगी, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म होंगे जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को के रिक्वायरमेंट के लिए मैंडेटरी है। इसका मतलब न्यूट्रिशन प्रक्रिया इकोलॉजिकल सक्सेशन की फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें कि हम देखते हैं एक बेयर साइट पे, बेयर एरिया पे, जहां पे कुछ भी नहीं है, कोई भी स्पीसीज नहीं है, वहां पे टोपोग्राफिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से आप जो है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगी ऑटोट्रॉफिक यानी प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो वो
जब उनको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे प्लांट्स को और ट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को, तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट प्रोसेस, की वर्ड ओवर हियर। याद रखिए इस तरह के सवाल जिसमें कि आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा है, फैक्ट बेस्ड सवाल है, लेकिन इसके अंदर भी टर्म्स का खेल है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपके टर्मिनोलॉजी का और टर्म्स का खेल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि टर्म्स भी आपको सारी पता होनी चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। यदि आपको टर्म्स का मतलब पता भी होता तो भी आप इसमें सही जवाब यहां पे मार्क कर सकते हैं। ये तो बात रही हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। अब देखते हैं जीके का। काफी कैंडिडेट्स का डाउट है कि जीके का एग्जाम का पेपर, जनरल नॉलेज के एग्जाम का पैटर्न जो है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। जो हमारा जीके का पेपर इसमें आएगा एसीएफ में, उसका स्ट्रक्चर, उसका पैटर्न किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, आप सिलेबस को देखिए। आप जब जीके का सिलेबस देखेंगे एसीएफ का, तो आपको दिखेगा कि एसीएफ का सिलेबस आरएएस के सिलेबस का सबसेट है, उसका सबसेट है। मतलब कि जो भी आपके जीके के सिलेबस में चीजें मेंशन है एसीएफ में, वो सारी की सारी आरएएस में दी है। बल्कि आरएएस में पॉलिटी आ रहा है, जो आपकी पॉलिटी सिलेबस में नहीं है एसीएफ में। आरएएस में वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आरएएस में वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आरएएस में आपका सवाल जो आते हैं वो आते हैं पॉलिटिकल गवर्नेंस से, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से सवाल आते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर है। तो बात साफ साफ तौर पे तय है कि जो एसीएफ का सिलेबस है वो आरएएस का सबसेट है। तो आपकी तैयारी, अब चूंकि आपको एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, आपको टाइम मिल गया है, तो और ये काफी संभावना जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी में आरएएस की भर्ती भी आ सकती है। जैन फैब में अगले साल शुरुआती 2-3 महीने में आपकी आरएएस की भर्ती आने की भी संभावना रहेगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को साइमल्टेनियस लेके चलिए। आरएएस के और एसीएफ का जीके का जो पोर्शन है उसको साथ में लेके चलिए, ताकि जब आरएस में अपीयर होंगे तो दोबारा से आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उन टॉपिक्स के लिए जो कि एसीएफ में कॉमन है। ये तो फर्स्ट अप्रोच, यू हैव टू साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर आरएस एज वेल एज एसीएफ एज फार एज जीके इज कंसर्न्ड। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन का दायरा बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बने हैं, बनते रहे हैं और आगे भी बन सकते हैं। आपके सिलेबस में इंडियन जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी मेंशन्ड है। अब एक टॉपिक है यहाँ पे क्लाइमेट, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मैकेनिज्म मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो देखिए फ्रेंड, ये सवाल मैंने बनाया आपका, ये सवाल हमने बनाया है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से। तो यहाँ पे देखेंगे, विथ रेफरेंस टू वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेनफॉल की वेरिएबिलिटी को भारत के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए आप इन स्टेटमेंट पे गौर फरमाएं। नंबर 1, नंबर 2, पहला स्टेटमेंट है वेस्टर्न घाट रिसीव हाई रेनफॉल, देयर इज लो रेनफॉल वेरिएबिलिटी। ऑल्दो वेस्टर्न घाट, जो हमारा पश्चिमी घाट है, वहां पे रेनफॉल ज्यादा है, बिल्कुल सही है, बट वहां पे रेनफॉल वेरिएबिलिटी वो कम है। दूसरा स्टेटमेंट, राजस्थान जो है वहां पे आप देखेंगे वो रिसीव लो रेनफॉल, राजस्थान का हिस्सा रेनफॉल कम प्राप्त करता है, रिसीव कम, लो रेनफॉल, बट देर इज हाई रेनफॉल वेरिएबिलिटी। हालांकि रेनफॉल कम है राजस्थान के केस में, लेकिन रेनफॉल वेरिएबिलिटी वहां पे ज्यादा है। अगेन इस तरह के क्वेश्चन की 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। अब जब आप इस पर्टिकुलर सिलेबस, पहले इसको सिलेबस से कोरिलेट कराइए, आप कराएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आपके सिलेबस में दिखा हुआ है। तो रेनफॉल में रेनफॉल वेरिएबिलिटी भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए एनसीईआरटी, ये आपको चीजें क्लियर कट, एनसीईआरटी जो है वहां पे आपको पूरी हेल्प करता है। मैं आपसे अगेन बोलूंगा, एनसीईआरटी की बुक्स बहुत रिलेवेंट रहती है, कोई भी एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, एसीएफ का हो, यूपीएससी का हो। एनसीईआरटी क्लास 11 की वहां पे आप देखेंगे तो बेसिकली उसमें टॉपिक है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। यदि उस टॉपिक को वहां समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पे लाइन साफ साफ मेंशन है कि वेरिएबिलिटी ऑफ लेस देन 25% एग्जिस्ट ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्ट में जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है, जो मतलब कि वेरिएबिलिटी का मतलब यहाँ पर डिफरेंस, रेनफॉल मतलब पूरे साल में जो रेनफॉल होती है, किसी सीजन में ज्यादा है, किसी सीजन में कम है। तो मैक्सिमा और मिनिमा
मैक्सिमम मिनिमा के बीच में जो गैप है वो यहाँ पे कम है, 25% से भी कम है मैक्सिमम मिनिमा के बीच में, वेरिएबिलिटी यहाँ पे कम है। लगभग साल में बारिश पूरे महीने होती है, और मतलब कि आपका जो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे वेरिएबिलिटी जो आपका जो डिफरेंस है वो नहीं दिखेगा वेस्टर्न घाट में। लेकिन उसके कंपैरेटिव राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में वेरिएबिलिटी ऑफ ओवर 50% एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में 50% से ज्यादा वेरिएबिलिटी दिख जाएगी आपको किसी मौसम में। सीजन आप जानते भी, राजस्थान में जब मानसून आता है तो पूरी बारिश मानसून में ही होती है। कुछ एक स्मॉल रेनफॉल आपका मावट की वर्षा सर्दी के मौसम में या फिर विंटर में होती है। अदरवाइज समर की बात की जाए और आपका अदर मंथ्स की बात की जाए, ऑटम की बात की जाए, तो वहां पे आपको बारिश नहीं मिलेगी। तो वहां पे एकदम सूखा है, रेनफॉल कम है। और जब आपका मानसून आया, साउथ वेस्ट मानसून आया, तो वहां पे आपका जो सेंटीमीटर रेनफॉल है वो बढ़ गया। तो ये जो डिफरेंस है आपका मैक्सिमम और मिनिमा के बीच में, ये वेरिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है, ये वेरिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है। इस वजह से राजस्थान के केस में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ऑल्दो रेनफॉल कम है पर वेरिएबिलिटी ज्यादा है। वेस्टर्न घाट के केस में या वेस्टर्न कोस्ट के केस में रेनफॉल वहां पे ज्यादा है बट रेनफॉल की वेरिएबिलिटी कम है। तो यहाँ पे आपका शब्द रेनफॉल से नहीं है, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल से है। तो ये याद रखिए कि कुछ सवालों में कई बार शब्द इस तरह के होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। हम वेरिएबिलिटी को ना समझ के खाली रेनफॉल के बेस पे मार्क करेंगे तो गलत ऑप्शन में मार्क कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल और देखिए, ब्रेक इन मानसून, यूपीएससी प्री का आपका सवाल है और ये सवाल भी स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सिलेबस में मानसून क्लाइमेट मैकेनिज्म मानसून साफ साफ मेंशन्ड है, क्लाइमेट मैकेनिज्म मानसून साफ साफ वहां पे क्लियरली हाईलाइटेड वर्जन में मेंशन्ड है। तो मानसून के सवाल डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड इन द टॉपिक मानसून। सवाल है ब्रेक इन मानसून से, ब्रेक इन मानसून इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फैक्टर्स। दो आपको स्टेटमेंट दिए, बताना है कि ब्रेक इन मानसून जो है इनमें से किससे संबंधित है, किन फैक्टर संबंधित है। फर्स्ट स्टेटमेंट, in northern India rains are likely to fail if the rain bearing storms are not very frequent along the monsoon trough or the ITCZ over this region. Second, over the west coast the dry spells are associated with the days when winds blow parallel to the coast. तो फर्स्ट ट्रेंड में बोलता है कि नदर्न इंडिया के अंदर जो आपका रेन का पैटर्न है वो रेनफॉल बाधित होता है या फेल हो जाता है यदि रेन बीयरिंग स्टॉर्म, जो स्टॉर्म रेन को बियर कर रहे हैं, वो फ्रिक्वेंटली आपके ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैराथन सेशन लिया था इंडियन ज्योग्राफी का। तो यहाँ पे आपको ITCZ का मतलब नहीं पता है तो सवाल को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ITCZ के लाइन के अलोंग आपका रेन बीयरिंग स्टॉर्म यदि होते हैं तो आप देखेंगे वहां पे जो यदि वहां पे नहीं है ITCZ और रेन बीयरिंग स्टॉर्म में यहाँ पे उस पर लाइन नहीं कर रहा है तो रेनफॉल के फेलियर के चांस रहते हैं, बारिश नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका ये बोलता। सेकंड, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है मानसून के बीच में, ब्रेक इन मानसून का मतलब लगातार बारिश हो रही है, बीच में कुछ स्पेल आया, बीच में कुछ स्पैन ऑफ मंथ्स ऐसे आए, समय ऐसा आया जब बारिश रुक गई, बारिश नहीं हुई। तो ये बोल रहा है कि जब वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, उस वेस्टर्न कोस्ट के अंदर देखेंगे हम जो ड्राई स्पेल है, जब ड्राई स्पेल का मतलब जब बारिश नहीं हो रही है, वो कब होता है जब आपका विंड जो है वो पैरेलल टू द कोस्ट फ्लो करती है। हम जानते हैं जब विंड आपकी वेस्टर्न घाट को या फिर माउंटेनस एरिया को क्रॉस करेगी, काटने की कोशिश करेगी तो ऊपर उठेगी और उसकी वजह से ठंडी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहां पर ये बोल रहा है कि जब ड्राई स्पेल होता है, जब ब्रेक इन मानसून होता है, उस समय आपके वेस्टर्न कोस्ट एरिया में बारिश नहीं होती है क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट जो एरिया है उसके अलोंग पैरेलल डायरेक्शन में आपकी विंड फ्लो करती है, तो वो कटिंग फिनोमिनन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा, उसके पैरेलली फ्लो होगी। दिस इज सेकंड स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो अगेन आपको इस तरह के सवालों में यूपीएससी प्री का सवाल अगेन एनसीईआरटी पूरी हेल्प करेगी। एनसीईआरटी में देखेंगे ब्रेक इन मानसून नाम से एक टॉपिक आपका लिखा हुआ है, ब्रेक इन मानसून नाम से टॉपिक लिखा हुआ है और साफ साफ से एग्जैक्ट वर्बाटिम
एग्जैक्ट वर्बाटिम स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन से उठ के यहीं से आया है, लिखा है यहाँ पे, इन नदर इंडिया रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ द रेन बेरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट along the monsoon trough or the IT season over this region. दूसरा, over the west coast the dry spells are associated with the days when winds blow parallel to the coast. दोनों स्टेटमेंट जो आपके सवाल एग्जाम में दिए हैं, दोनों की दोनों आपके एनसीईआरटी में मिल रहे हैं, क्लास 11 की एनसीईआरटी। अगेन आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा सी। तो एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, तो आपको अपनी तैयारी के हिसाब से यहाँ पे करनी चाहिए। एक सवाल फैक्चुअल बेस, ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, चूंकि वेजिटेशन भी मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, देखेंगे यहाँ पे ये है नेचुरल वेजिटेशन, ये टॉपिक भी मेंशन्ड है नेचुरल वेजिटेशन। तो इससे संबंधित सवाल क्या क्या बन सकते हैं, तो एक फैक्चुअल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो जस्ट आपको किताब पढ़नी है, टॉपिक पढ़ना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल है कि हमारा जो इंडिया के अंदर कौन सा फॉरेस्ट है, फैक्चुअल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन सा फॉरेस्ट है जहां पे टीक जो है एक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है। कौन सा फॉरेस्ट भारत में पाया जाता है जहां पे टीक एक प्रमुख प्रजाति है, ए वेरी डोमिनेंट स्पीसीज, जहां पे टीक है, उस फॉरेस्ट का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्कब फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विथ ग्रास लैंड। आपने नेचुरल वेजिटेशन में भारत में जो डिफरेंट टाइप फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसको आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो सब नाम आपने देखे होंगे। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट विथ ग्रासलैंड। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको उसका जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट एनसीईआरटी बुक पढ़ी, किसी बुक में पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा कि टीक जो स्पीसीज है वो आपकी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आम तौर पे पाई जाती है, यहाँ पे डोमिनेंट रहती है। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट आपने थ्योरी पढ़ी है, आपको पता है कि हाँ टीक के वृक्ष जो है हमारे को इस फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो आप क्लियरली वहां पे मार्क कर सकते हैं। इस तरह के सवाल फैक्चुअल पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आरपीएससी एग्जाम पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे एसीएफ में भी। तो देखिए फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूं आपको एसीएफ की जो जॉब प्रोफाइल है, वो अगर बात करें ग्रेड पे की टर्म में और फैसिलिटीज के टर्म में, जो पैसा मिलता है उसको L14 स्केल है, उसका एसीएफ का स्केल L14 ग्रेड पे है, और जो फैसिलिटीज जो अमेंडमेंट्स उसको मिलते हैं एसीएफ को, वो किसी भी तरह से एसडीएम से कम नहीं है, किसी भी तरह से यहाँ पे एसडीएम से कम नहीं है, ऑलमोस्ट एसडीएम के इक्विवेलेंट ही उसको पर्क्स, फैसिलिटीज और रिम्यूनरेशन मिलता है। दूसरी बात, जीके का सिलेबस पॉलिटी और हिस्ट्री को छोड़ के पूरा का पूरा सेम एज इट इज है। तीसरी बात, क्वेश्चंस नेचर विल बी एट पर आरएस प्री लेवल। अब ये काफी लोगों को डाउट कंफ्यूजन है कि जो जीके का पैटर्न सवाल आएंगे वो उसका पैटर्न किस तरह रहेगा। लास्ट पेपर तो हुआ था आपका 2012 में, आज 2020 है, 8 साल का 8 इयर्स का लंबा गैप है। अब आप 2012 के पैटर्न को 20 में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उस समय तो आरएस के सवाल भी काफी इजी और डायरेक्ट बेस्ड पूछे जाते थे, आजकल वैसा पैटर्न आरएस में फॉलो नहीं होता है। तो चूंकि जीके का सिलेबस सेम है, जॉब प्रोफाइल इसकी बेटर है, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चंस का नेचर जो है वो आप एक अप्रोक्सीमेशन लेके जा सकते हैं कि आरएस प्री लेवल के इक्विवेलेंट रहेगा। जीके का सवाल जो आएंगे वो आरएस प्री लेवल के इक्विवेलेंट रहेंगे, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए एसीएफ में, और ये आपको फायदा करेगी आरएस की तैयारी में भी। यूपीएससी में देखें चाहे किसी भी स्टेट में देखेंगे, अधिकतर स्टेट्स में जो फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं और स्टेट पीएससी के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं वो आपस में क्लब्ड हैं। मतलब कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और आप देखेंगे बिहार के अंदर, तो यदि वहां पर आपको एसीएफ का एग्जाम देना है तो प्री एग्जाम सेम है, प्री एग्जाम स्टेट पीसीएस के लिए और आपका फॉरेस्ट सर्विस के लिए कॉमन है। जो वहां पे क्वालिफाई करते हैं वो मेंस में अपीयर होंगे। अब मेंस यहाँ पे अलग हो जाता है, उनका मेंस अलग है स्टेट पीएससी का, और मेंस आपका अलग हो जाता है यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। तो ये बात साफ साफ देखी जा सकती है कि जितने भी स्टेट हैं, अधिकतर स्टेट और यूपीएससी के अंदर भी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है और फॉरेस्ट सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो ऑलमोस्ट कॉमन है, क्लब है आपस में, तो पैटर्न भी उसी आधार पे रहेगा। तो हमारे यहाँ पे भी कह सकते हैं कि स्टेट, हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, अलग एग्जाम हो रहा है, क्लब नहीं है आरएस के साथ में, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि आरएस के प्री लेवल के इक्विवेलेंट क्वेश्चन का नेचर रहेगा आपके जीके के पेपर में।
ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है और प्रिपरेशन भी उस हिसाब से रखनी है, क्योंकि आरएएस की नई वैकेंसी काफी संभावना यही है कि जनवरी या फेब में आपकी नेक्स्ट ईयर आने की, अगर इंटरव्यू टाइमली दिसंबर में कंडक्ट हो जाते हैं आरएस 18 के, तो नई वैकेंसी आपकी जन फेब में आ सकती है। तो आपकी तैयारी आपको एसीएफ में आरएस में दोनों में हेल्प करेगी। साइमल्टेनियस प्रिपरेशन इज द की एट पर्टिकुलर मोमेंट। देखिए आरएस का पैटर्न एनालाइज करा मैंने, जब मैंने आपको पहले भी प्रीवियस शेयर किया था आरएस का 2016 का प्री एग्जाम का पैटर्न जब मैंने एनालाइज करा, तो बात साफ साफ निकल के आती है कि आरएस के अंदर ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा दिखा आरएस 16 के पैटर्न में, और आपका हाईएस्ट वेटेज था वहां पे साइंस एंड टेक का एज वेल एज करंट अफेयर। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा था आरएस 16 के प्री एग्जाम में। उसी तरह देखेंगे ये पाई चार्ट में देखेंगे यहाँ पे, तो 13% आपका जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है और 11% आपका करंट अफेयर का पोर्शन है और 13% यहाँ पे जो आपका जो पोर्शन है वो हमारा जो है आपके डिफरेंट टॉपिक्स रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये बात साफ साफ समझ में आती है कि आरएस की प्री एग्जाम में जीके में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें वो साइंस एंड टेक के और करंट अफेयर के सवाल ज्यादा पूछा है 16 में। उसी प्रकार आप एनालाइज करेंगे आरएस 18 का पैटर्न, आरएस 18 के पैटर्न में भी ये नोटिस करेंगे। ये मैंने पूरा बाइफर्केशन बना दिया है कि कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल आए। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कांस्टेंट 9 रहे, पहले भी 9 थे। राजस्थान जियोग्राफी क्वेश्चन कम हो गए, पहले 14 थे 12 हो गए। इकोनॉमिक्स के कम हो गए, पहले 14 थे 12 हो गए। लेकिन यहाँ करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया, 17 से 20 सवाल हो गए 18 के अंदर। उसी प्रकार साइंस एंड टेक के 20 कांस्टेंट रहे। तो साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि आरएएस के जीके के पेपर में जो पैनल आरपीएससी का पेपर डिजाइन करता है वो हाल फिलहाल के दिनों में साइंस एंड टेक करंट अफेयर को खास फोकस करके चल रहा है। तो आपको अपनी तैयारी में साइंस और टेक करंट अफेयर को भी प्रायोरिटी देनी होगी। सारे सब्जेक्ट ही करने हैं तैयारी में, लेकिन इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसमें विशेष जोर देना पड़ेगा। ये सेम पैटर्न मैंने आपको पाई चार्ट से दिखाया है। 14% वेटेज है आपका साइंस एंड टेक का एज वेल एज करंट अफेयर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसीएफ के अंदर भी 100 में से 20 से 25 सवाल 100 में से 20 से 25 सवाल आपके करंट अफेयर के एसीएफ में आने की संभावना रहेगी। और ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको 2012 का देखेंगे एसीएफ का जीके के पेपर, वहां भी आपको दिखेगा करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। तो 20 से 25 सवाल आपके करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। आरएस का पैटर्न नोट करें या आरपीएससी के जीके का पैटर्न नोट उसको देखेंगे ढंग से समझेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 13 में जो थी 16 में बढ़ी, 18 में और बढ़ गई। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ी है आरपीएससी के सारे एग्जाम्स में। जो आज से 8 साल पहले पेपर हुआ करते थे और आज का पेपर पैटर्न है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चंस में इन डेप्थ नॉलेज और कंसेप्ट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि लिखा गया आरएस के प्री 18 के पेपर में। कंसेप्चुअल क्लियरिटी इज द की। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कुछ सवालों में तो यूपीएससी पैटर्न पर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। और खास बात ये कि इंक्रीज लेवल ऑफ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस का वेटेज जो पहले 11-12 में था आज की तारीख में कंपेयर करेंगे तो काफी बड़ा दिख मिलेगा आपको। हिस्ट्री के सवाल तो कम हो गए हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं। ऐसा पैटर्न आरपीएससी के आरएएस वैकेंसी और दूसरे आरपीएससी एग्जाम्स में भी आप नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार करंट अफेयर सिग्निफिकेंट पोर्शन, उसका वेटेज 13 में जो था 16 में बढ़ा, 18 में और बढ़ा। तो कॉन्सिक्यूटिव वैकेंसीज में इसका जो वेटेज है वो इंक्रीज होता गया है। देखिए आर्ट एंड कल्चर के आरएस 16 में जो सवाल आए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते, डायरेक्ट सवाल नहीं है। आपसे चाहे इंस्क्रिप्शन पूछ ले कि कहाँ पे कौन सा इंस्क्रिप्शन है जहां पे भगवत कल्ट का जिक्र राजस्थान में, तो जब तक आपने इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़े हैं उनके अंदर डिटेल में नहीं गए सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये पूछ लिया कौन सी एंशिएंट सिटी है जिसको महाभारत और महाभाष्य, हमारे 2 एपिक हैं महाभारत और महाभाष्य, उन दोनों में उस एंशिएंट सिटी का जिक्र है। आमतौर पे लेमन में बैरट मार्क कर देते हैं, बैरट नहीं है, इसका जवाब है माध्यमिका नगरी। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर में ये इन डेप्थ नॉलेज मांगते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की। उसी प्रकार ये पूछा गया आपसे कि टेम्पल का सवाल,
4 टेम्पल दिए आपको, और 4 टेम्पल में पूछा कि इन टेम्पल में से गुर्जर प्रतिहार पीरियड में कौन से टेम्पल जो है फॉर्म हुए, बिल्ड हुए हैं। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यूपीएससी लाइन पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने गुर्जर प्रतिहार पीरियड के एक टेम्पल का नाम पढ़ा, बाकी टेम्पल्स नहीं पता, तो यहाँ पे आप सही जवाब को मार्क नहीं कर पाएंगे। अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको, उस पर्टिकुलर फेज में गुर्जर प्रतिहार फेज के अंदर आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से टेम्पल्स का फॉर्मेशन हुआ। इन डेप्थ नॉलेज अगेन प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसी प्रकार आरएस 18 में लोक देवता आपके सिलेबस में एसीएफ में भी है, लिटरेचर भी आपके एसीएफ के सिलेबस में है। तो यहां पे सवाल आ रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं वो आपके फैक्चुअल बेस नहीं आ रहे हैं। ये पूछा विजयदान देता, विजयदान देता हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिटरेचर के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, फेमस राइटर थे राजस्थान के। तो सवाल ये नहीं पूछा, सवाल ये पूछा कि विजयदान देता एक फेमस राइटर राजस्थान के हैं, उनकी स्टोरी पर आधारित, उनकी स्टोरी पर बेस्ड एक मूवी आई है चंद्रदास चोर प्ले, जो उनकी मूवी पे आधारित है, ये स्टेटमेंट। दूसरा, विजयदान देता जो है को फाउंडर ऑफ रूपायन संस्थान। अब अगेन आपका लिटरेचर को इसने मर्ज कर दिया आपके संस्थान ऑर्गेनाइजेशन से, लिटरेचर के साथ में इसने ये मिक्स कर दिया। लिटरेचर का जो फेमस वहां पे राइटर है, उस राइटर ने कोई किताब लिखी और वो किताब जो है किसी मूवी का मेन सोर्स बनी। तो ये सवाल ऐसे ऊपर से सुपरफिशियल देखने में सॉल्व नहीं होंगे। अगेन इसके लिए आपको इस तरह के सवालों के लिए जो हम टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, इस तरह के सवालों की डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डायमेंशंस की आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। कुछ सवाल डायरेक्ट भी आते हैं, जैसा कि फैक्चुअल बेस्ड सवाल कि ग्रेसिया ट्राइब का डांस फॉर्म कौन सा है, जनरली सभी किताबों में आपको दिख जाएगा, ये बहुत कॉमन सवाल है। एक सवाल और, वुमेन सेंट दयाबाई, दयाबाई किसकी डिसाइपल थी? आमतौर पे हम सेंट्स का पढ़ते हैं, उनकी पीठ पढ़ लेते हैं, प्रधान पीठ का है, मुख्य पीठ का है, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके डिसाइपल्स पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते। सवाल वहां से बन गया कि वुमेन सेंट कौन सी ऐसी जो महिला है, जो सेंट है, जिनका नाम दयाबाई है, वो किसकी डिसाइपल थी, किसको फॉलो करती थी? क्या वो चरणदास जी को, निम्बरचार्य जी को, रायदास जी को, या अमर रामचरण जी को? तो चारों सेंट्स आपके सिलेबस में एसीएफ में भी हैं। अगेन आपको यहाँ पे डिसाइपल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज आप समझ में आती है कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, comprehensive practice is the key in all type of questions, whether art and culture, environment and ecology or Indian geography। इसी तरह से यूपीएससी की लाइन पर देखिए क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं जो आमतौर पर आरपी से पहले नहीं पूछे जाते थे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं जो पहले इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते थे। तो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके हिसाब से आपको भी एसीएफ में अपनी प्रिपरेशन में इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस भी आपको साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी, ये नोट करें। ये बुक्स का सोर्सेस मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है कि इंपॉर्टेंट बुक्स है इंडिया सेक्शन के लिए, इसको स्लाइड में आप देख सकते हैं। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छी किताब है, इससे आपके काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ जीसी लियोंग को भी फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए रामबाण है आपका स्पेक्ट्रम की किताब, और इंडियन इकोनॉमी आप फॉलो कर सकते हैं रमेश सिंह की। पॉलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़िए, आरएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो छोड़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के रमेश सिंह। तो दीज फंडामेंटल बुक्स विल हेल्प यू टू क्रैक दी कन्वेंशनल टॉपिक्स, दी कॉमन टॉपिक्स। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी टेस्ट सीरीज 15 अक्टूबर से अनअकैडमी के प्लस ऐप पे। अनअकैडमी के प्लस ऐप पे जुड़ने के लिए मेरा कोड NAV10 यूज करने से आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का दिन शुभ रहे। और नए चेयरमैन साहब का अपॉइंटमेंट कब होता है उस पर आधारित आपकी डेट रहेगी। कई पूछा कैंडिडेट ने कि एसीएफ के एग्जाम डेट कब तक आएगी, तो एसीएफ का एग्जाम डेट जब आएगी जब नए चेयरमैन साहब अपॉइंट होते हैं। कल उप्रेती साहब रिटायर हो रहे हैं, 5 दिन रिटायरमेंट है, अभी आज तक तो अभी अपडेट नहीं है नए चेयरमैन की। तो नए चेयरमैन के आने के बाद ही डेट की घोषणा होगी, ये तो आप मान के चलें, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। तो उसी हिसाब से अभी टाइम मिलेगा आपको। आरएस की प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं तो साइमल्टेनियस वे में एसीएफ आरएस को साथ में लेके चले, क्योंकि काफी संभावना है कि अगले साल की स्टार्टिंग में आपकी आरएस की भर्ती आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे।